हेलो क्लास, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल बी द कॉमर्शियल। सो क्लास, आज हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमारा क्या है, ये चैप्टर 12 है जिसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं और पूरे चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। सो क्लास, आप लोगों के लिए, ऑल ऑफ यू, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन ये है कि आज हम इस पूरी बिजनेस स्टडीज की बुक को अपना क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। पूरा बिजनेस स्टडीज आज हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आज हमारे इसके पूरे चैप्टर क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें कि 1 मंथ में, 1 मंथ के अंदर मैंने आपको पूरा BST कंप्लीट किया है। जैसे कि आप सभी मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं और ये मेरा चैनल भी न्यू है, तो इसीलिए आप सबके लिए और मेरे खुद के लिए और मेरी पूरी टीम के लिए ये बहुत बिग अपडेट है कि आज हम 1 मंथ में पूरा BST कंप्लीट कर देंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू मी एंड माई टीम ऑल्सो। सो गिव अ बिग हैंड फॉर मी एंड माई टीम। वेल डन, गुड जॉब। सो ठीक है, आप लोगों का ऐसे ही प्यार और सपोर्ट अगर मिलता रहेगा तो हम ऐसे ही वर्क करते रहेंगे। बीकॉम हो या BBA हो, क्लास 12th हो या क्लास 11th हो, कॉमर्स या और कोई अदर सब्जेक्ट जिसमें मैं आप लोगों की हेल्प कर सकती हूँ, कोशिश करूंगी कि इन सभी सब्जेक्ट्स में आपकी बहुत अच्छे से हेल्प करूं और मेरे द्वारा दी गई नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहे। ओके, सो थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। तो शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सो जानते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है। सो स्टूडेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन सुनते ही आप लोगों के मन में क्या आता है? कंज्यूमर मतलब कि ग्राहक, यानी कि कस्टमर्स, जो आप सभी होते हैं, जो मैं भी हूँ, जो आप भी हैं और सभी लोग होते ही हैं। अधिकतर बिजनेसमैन भी मतलब कि आमतौर पे हर एक पर्टिकुलर पर्सन एक क्या है, कंज्यूमर है। तो कंज्यूमर हर कोई होता है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, चाहे कितना बड़ा बिजनेसमैन हो, कितना ही बड़ा इंडस्ट्रियल हो, हर कोई कंज्यूमर होता ही होता है और कंज्यूमिंग का रोल प्ले करता ही है। क्योंकि हम अपनी सोसाइटी में सरवाइव करते हैं तो हमें चीज की रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है गुड्स और सर्विसेज की, तो हम क्या करते हैं, उनको बाय और परचेज करते हैं, साथ ही साथ उनको कंज्यूम करते हैं। इसीलिए हम क्या कहलाते हैं, कंज्यूमर्स कहलाते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन से आप लोगों के मन में क्या आता है, क्या आता है आप लोगों के दिमाग में जब भी आप ये नाम सुनते हो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन? सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का क्या मतलब होता है कि ग्राहक या आपके कस्टमर्स जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना। कैसे, किससे प्रोटेक्ट करना? आतंकवादियों से नहीं, किसी हमलावर से नहीं। उनके भी, कंज्यूमर्स के भी, हम सबके भी कुछ राइट्स होते हैं जिनका एक्सप्लॉइटेशन होता है, जिनका दोहन होता है, जिनको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी बनाया और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में एजुकेशन भी बनाई, ताकि सभी लोग, सभी कंज्यूमर्स अवेयर हो सके अपने राइट से, अपने अपने सभी प्रोस्पेक्टिव से, जो जो उनके मतलब उनके साथ। जैसे कि आप लोग फॉर एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता, क्या है, कंज्यूमर का क्या करना, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना। किससे प्रोटेक्ट करना? कि अगर वो कोई सामान खरीद रहे हैं तो उनके साथ किसी भी तरीके की क्या ना हो सके, चीटिंग ना की जा सके, कोई फ्रॉड ना किया जा सके, उनके साथ कुछ भी बड़ा गलत बर्ताव ना किया जा सके, कोई भी मिसकन्फर्मेशन ना हो सके, विच मीन्स कि कोई भी गलत चीज उनके साथ ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक आईफोन खरीदा आज, ठीक है, आपने एक आज आईफोन खरीदा, तो आप आईफोन खरीद के लाए बहुत शौक के साथ। ठीक है, आपसे शॉपकीपर ने कहा कि ये आईफोन है, आप लीजिए। आपने उस पर ट्रस्ट कर लिया और आईफोन ले लिया। बट अगर आप उसे घर जाके चेक करेंगे, वो आईफोन नहीं होगा। बट उसने आपसे पैसे तो पूरे आईफोन वाले लिए, जितने का भी वो आता है, बट घर पे जाके हमने चेक किया तो क्या वो आईफोन था? नहीं, वो आईफोन नहीं निकला। तो आपके साथ क्या हुई कि एक चीटिंग हुई, सरासर एक चीटिंग हुई, एक ऐसे इंसान के साथ जो बेचारा आईफोन चाहता था और उसको आईफोन नहीं मिला। जब आईफोन लेने गए थे तो बहुत खुश थे, एकदम हैप्पी, ये सबसे बड़ी स्माइल आप ही के मुंह पे थी। बट जब आपने देखा कि वो आईफोन है ही नहीं, आपका तो पोपट बन गया, यानी कि आप दुखी हो गए। अरे, मैंने तो पैसे दिए थे, किसके लिए पैसे दिए थे? आईफोन के लिए, और मिला क्या? कबाड़ा, कुछ नहीं मिला। तो इसीलिए कुछ ऐसी चीजें हमारे साथ पहले होती थी और आज भी कहीं ना कहीं कुछ परसेंट आज भी होती हैं। तो ऐसा कुछ ना हो, आपके ऐसे हंसते हुए चेहरे की हंसी ऐसे रोते हुए चेहरे में ना बदले, इसीलिए गवर्नमेंट ने आपकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कंज्यूमर प्रोटेक्शन बनाया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ऐसा एक्ट, ऐसी चीजें, ऐसी नॉलेज जिसकी वजह से किसी भी कंज्यूमर के साथ
किसी भी कंट्री की किसी भी कस्टमर्स के साथ किसी भी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके, कोई दोहन ना हो सके, उसके साथ किसी भी तरीके की चीटिंग या फिर फ्रॉड ना हो सके। ठीक है, तो क्या कहता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमारा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जान लेते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या रेफर करता है, टू प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट, प्रोटेक्ट करना, बचाना किसका, इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर के, कि जो भी कंज्यूमर है, जो भी ग्राहक है, उनके इंटरेस्ट को बचाना ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन कहलाता है। कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन में हम ये जानते हैं कि जो भी कस्टमर है उनके साथ किसी भी तरीके का कोई फ्रॉड, कोई चीटिंग, कुछ भी गलत ना हो सके, इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट या कंज्यूमर प्रोटेक्शन बनाया गया। अब इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन जानेंगे क्या होती है। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है, देखते हैं हम इसे कैसे कैसे कवर अप करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं किसको, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस को। सो स्टूडेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सो इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या बताता है हमें, कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या रोल प्ले करता है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी हमारे जीवन में, उसे क्यों बनाया गया है, किस पर्पस से बनाया है, और क्या क्या चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, किस किस चीज़ों का ध्यान रखते हुए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बनाया गया है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की दो इंपॉर्टेंस है, एक है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, पीओवी का मतलब है पॉइंट ऑफ व्यू। आजकल आप लोगों के इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा रील चल रही है ना, जिसमें ऐसे लिखा होता है मी एंड माई पीओवी। तो पीओवी का मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है पीओवी, मुझे भी नहीं पता था एक्चुअल में, बट फिर मेरे भाई ने मुझे बताया कि पीओवी का मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑफ व्यू। वरना मैं सोचती थी पीओवी क्या होता है, तो फिर बाद में पता चला कि ये पीओवी होता है पॉइंट ऑफ व्यू। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, जानते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की दो तरीके की इंपॉर्टेंस होती है। नंबर 1, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या जरूरी है हमारे लिए, और नंबर 2, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें जरूरी है। अब जानते हैं कौन कौन सी चीजें होती है कंज्यूमर और बिजनेसमैन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से नेसेसरी चीजें कौन कौन सी है। सो स्टूडेंट्स, अब इम्पोर्टेंस जो हमारी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, देखो पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से और बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है हमारी। सबसे पहले देखें कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आता है कि कंज्यूमर इग्नोरेंस। जब भी आप कभी देखा होगा, आपने महसूस भी किया होगा कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो अगर उसमें कोई कमी होती है, तो आप अगर किसी शॉपकीपर को या किसी पर्टिकुलर पर्सन को उसकी कंप्लेन करते हो, किसी शॉपकीपर को या उसकी कंपनी को, तो वो लोग क्या करते हैं, मोस्टली इग्नोर कर देते हैं कंज्यूमर की बात को। ठीक है, और उनकी बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इसलिए भी बनाया गया ताकि कंज्यूमर्स को इग्नोर ना किया जा सके। अगर उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है, उन्होंने अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज किया है और उसके यूज करने के बाद उनको किसी तरीके का हार्म पहुंचा है, कोई हानि हुई है, कुछ गलत हुआ है, उनके साथ मिसबिहेव हुआ है, तो क्या कर सके वो, उनको इग्नोर ना किया जाए, उनकी बात को सुना जाए। इसीलिए भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन बनाया गया। तो समझ में आया पॉइंट नंबर 1 की कंज्यूमर इग्नोरेंस को ध्यान रखते हुए बनाएंगे कि जो लोग ग्राहकों को नजरअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, वो इग्नोरेंस कंज्यूमर के साथ ना हो, इसीलिए ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन बनाया गया। फिर क्या है, अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर में क्या चीजें आती हैं कि आपने देखा होगा, एक्चुअली ये कहाँ पे होता है, इंडिया में मोस्टली होता है कि हमारे पास अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स होते हैं। अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर वो कंज्यूमर्स होते हैं जो इलिटरेट होते हैं, जो जानते नहीं है, कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनको ज्यादा पता नहीं होता है कि किस, मतलब कि अगर इस प्रोडक्ट को यूज करने से हमें कोई प्रॉब्लम हुई है, तो हमें उसके पीछे क्या करना चाहिए, कंप्लेंट करना चाहिए, या उनकी कंप्लेंट अगर वो लोग करते भी हैं तो कोई सुनता नहीं है। तो इसीलिए अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स के होने के बावजूद क्या बनाया गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बनाया गया, ताकि उनके साथ किसी भी तरीके की गलत व्यवहार ना किया जाए। अगर कुछ गलत चीज उन्हें दी जा रही है, सर्व की जा रही है कंज्यूमर्स की, बिजनेसमैन के बिहाफ पे, या किसी कंपनी या किसी के भी XYZ किसी के भी बिहाफ पे, तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सके, इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन बनाया गया। फिर क्या है, वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर का मतलब कि आपने देखा होगा कि बहुत बड़े स्तर पे, बहुत ज्यादा बड़े स्तर पे, बड़े तरीके से क्या किया जाता है, काफी लोग करते थे पहले, अब बहुत ज्यादा जब से कंज्यूमर प्रोटेक्शन बनाया गया तब से इसको रोक दिया गया, कम हो गई हैं चीजें, पर अभी भी होती है कहीं ना कहीं, बट अब कम होती है। पहले जैसे 100% होता था, तो अब उसका ये 60-70% में कन्वर्ट हो चुका है। बाकी चीजें होती तो अभी भी है, बट रेशियो ऑफ थिंकिंग बदल गया है, कुछ चीजें चेंज हुई है एक्ट बनने से।
तो पहले वाइड स्प्रेड पे यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या किया जाता था, कंज्यूमर जो बिजनेसमैन होते थे कुछ भी किसी को सेल कर देते थे, कुछ खराब, जैसे आपने देखा होगा चावलों में कंकड़, या फिर दालों का क्या किया, मतलब कि सही चीजें ना देके गेहूं में पत्थर, इस तरीके से। बट अब आप लोग देखते होंगे, आप अच्छा चावल या अच्छी दालें भी खरीद रहे होंगे तो अब उन दालों में धान, उन चावलों में धान कंकड़ नहीं आता है, किसी दाल में धान नहीं निकलेगा, कंकड़ नहीं निकलेंगे। तो पहले क्या किया जाता था कि लोगों को पागल बनाया जाता, कस्टमर्स का मोस्टली पागल बनाया कि आप 1 किलो दाल लेने गए तो 1 किलो दाल में तो उसमें आधी किलो तो कंकड़ ही होते थे। पहले आप लोगों को साफ कर करके उन चीजों को बनाना पड़ता था, वरना अगर डायरेक्ट बना के खाएंगे तो उससे क्या होगा, आपका पेट में दर्द होगा, आपको स्टमक इन्फेक्शन होंगे। तो ऐसी कुछ चीजें ना, तो उनके साथ चीटिंग हो कि पत्थर अगर मेजर किए जाएंगे, दाल में आधी किलो पत्थर ही होगा 1 किलो दाल में, तो क्या होगा, उनके साथ चीटिंग भी तो हुई कि दाल तो उन्होंने 1 किलो ली थी बट उसमें 1 किलो दाल ही नहीं, क्योंकि वो वेट तो पत्थर की वजह से कंप्लीट हुआ, साथ ही साथ उनकी जो हेल्थ पे हार्म होगा वो भी अलग से। तो यही था कि कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पॉइंट्स थे इसके बीच में, कि कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया कि सबसे पहले इन्होंने कंज्यूमर के इग्नोरेंस को ध्यान में रखा कि उनको इग्नोर न किया जाए, उनकी बातों को सुना जाए, जो जो उनके साथ दिक्कत परेशानी हो उन पे ध्यान दिया जाए। दूसरा क्या, अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स, जो हमारे पास अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनके जो कंजम्पशन करते हैं, चीजों को खरीदते हैं, बट फिर भी उनके साथ कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हानि की जाती है, मिसबिहेव किया जाता है, वो ना हो इसीलिए इन सब चीजों को बनाया गया। पहले वाइड स्प्रेड पे कंज्यूमर के साथ एक्सप्लॉयटेशन होता था, बट ये ना हो इसीलिए अब इनको चलाया गया। फिर क्या है, बिजनेस माइंड के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। पहले के टाइम में लोग क्या करते थे, बिजनेसमैन मोस्टली क्या करते थे कि जो कॉस्ट है उस कॉस्ट के बिहाफ पे नहीं लगाते थे, चार्ज करते थे, जो उनका मन करता था उसके बिहाफ पे वो चीजों को सेल करते थे। बट अब क्या होता है, हम प्रॉपर फॉर्मूले के साथ कि कितनी उसकी कॉस्ट बैठी है, कितना उसको डिलीवरी कहाँ तक पहुंचा है, आरपीसीपी क्या है, सबका ध्यान रखते हुए अब हम रेट पर इंटरेस्ट देते हैं। बट पहले बहुत ज्यादा चार्जेस हमसे मांगे जाते थे, उस जितने की वो चीज होती नहीं थी उससे ज्यादा हमसे डिमांड कर लिया जाता था। इसलिए लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को ना लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को ध्यान रखते हुए इसको बनाया, ताकि लोग ज्यादा, बिजनेसमैन ज्यादा क्या करें, चार्ज ना करें। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कुछ भी ऐसा ना बनाए कि हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका हम क्या कर सके, एक्सप्लॉयटेशन कर सके। जो चीज बनाए ऐसी बनाए जिससे कि हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभा सके, उसके साथ कोई मजाक ना कर सके। फिर क्या, मॉरल जस्टिफिकेशन इसलिए बनाया कि हर किसी के साथ न्याय होना चाहिए, किसी को भी कुछ भी गलत सर्व नहीं करना है, जो जो मांग रहा है उसका सर्टिफिकेशन उसमें है वही उसे देना चाहिए, कुछ भी किसी भी तरीके की चीटिंग नहीं होनी चाहिए, अगर होती है तो उसको क्या मिले, जस्टिस मिले। फिर क्या है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अब कंज्यूमर ने क्या कर, अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन में क्या हुआ, ये बनाया तो इसलिए गवर्नमेंट भी अब ध्यान रखने लगी चीजों का, लोगों का। आपने पुरानी मूवीज में भी देखा होगा कि पहले कुछ भी दे दिया जाता था, फिर गवर्नमेंट उस पर एक्शन ही ले लेती थी। बट अब ऐसा होता है कि अगर कोई चीज गलत की जाती है तो उस पर गवर्नमेंट पूरा ध्यान रखती है, इसलिए उसमें गवर्नमेंट का भी इंटरवेंशन होता है। अब हम जानेंगे लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर, कि कौन कौन से लीगल प्रोटेक्शन लिए गए हैं कंज्यूमर के लिए। होपफुली ये पूरा इंपॉर्टेंट समझ में आया होगा। अब लीगल क्या देखेंगे, लीगल प्रोटेक्शन और टू कंज्यूमर देखेंगे कि उसमें क्या होता है। ठीक है, सो स्टूडेंट, लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर क्या है। लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर के अंतर्गत गवर्नमेंट ने लीगल प्रोटेक्शन एक एक्ट बनाया, जिसके अंतर्गत उन्होंने कुछ मेजर पॉइंट्स को ध्यान रखा और उनके ऊपर कुछ रूल्स बनाए। ठीक है, कौन सा था ये लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर, जानते हैं। ठीक है, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में लिया गया था। ठीक है, कब लिया गया था, 1986 में लिया गया था, और इसको इसी ही नाम से जानते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप था जो गवर्नमेंट के थ्रू लिया गया था। किसके थ्रू लिया गया था, गवर्नमेंट के थ्रू लिया गया था। क्या करने के लिए लिया गया था, टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए लिया गया था। और इट इज कम इन द फोर्स ऑफ 1 जुलाई 1987, और ये फोर्स में कब आया, 1 जुलाई 1987 में ये हमारे फोर्स में आया। ये एक्ट कब से लागू हुआ, 1987 में लागू हुआ, और इसका नाम क्या था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ये बना, और इसने काम करना शुरू कब से किया, 1987 में शुरू किया। ठीक है, तो इसका नाम क्या था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। काम कब से शुरू किया इसने, 1 जुलाई, इसका हैप्पी बर्थडे था, यानी कि 1 जुलाई 1987 में। ठीक है, तो इसके अंदर क्या रूल लिए गए, इसमें 3 टायर बनाए गए। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन था, लीगल प्रोटेक्शन एक्ट, जो लीगल
प्रोटेक्शन लिया गया, इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया 1986, जिसने काम करना शुरू किया 1 जुलाई 1987 में। और इसके अंदर क्या किया गया, इसने हमें प्रोवाइड किया, क्या प्रोवाइड किया, इसने हमें प्रोवाइड किया 3 टायर। क्या, कौन कौन से 3 टायर, 3 टायर इन्होंने हमें प्रोवाइड किए, जिसमें क्या किया था, रेडल्सल एजेंसीज बनाई गई। रेडल्सल एजेंसी कौन सी होती हैं, 3 एजेंसीज होती हैं जो वर्क करती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। इनके बारे में डिटेल में भी हम पढ़ेंगे। तो अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये स्टोरी की तरह है, दिमाग में रखेंगे, अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। देखिए क्या तरीका है इसे याद करने का। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक एक्ट है, एक सर्विस है जिसको बनाया गया गवर्नमेंट ने, ताकि वो क्या कर सके, अपने कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सके किसी फ्रॉड और चीटिंग से। फिर क्या था इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी 2 इंपॉर्टेंस थी, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से और बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें 3 अलग अलग पॉइंट्स थे, ताकि उनको इग्नोर ना किया जाए, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके, और बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू कि ताकि उनका लॉन्ग टर्म उनसे चार्ज ना किया जा सके और अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं, ठीक है, इस तरीके से। अब जो लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर है, ये लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर जो गिवन है, ये क्या बता रहा है हमें कि ये इसके अंतर्गत गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बनाया, ठीक है, जिसको इन्होंने इन्फोर्स में काम में लाया किससे, 1 जुलाई 1987 से ये इसको काम के अंदर लेके आए, यानी किसने काम करना शुरू किया, लागू हुआ, ये अप्लाई हुआ, एप्लीकेबल हुआ, हर लैंग्वेज में बताती हूँ आपको। 1 जुलाई 1987 से ये एप्लीकेबल हो गया। और इसमें क्या काम किया गया, इसमें 3 टायर आए, 3 टायर्स आए, जिसने 3 एजेंसीज बनाई, रेडसल एजेंसीज बनाई, जो अपना अपना रोल प्ले करती है। कौन कौन सी बनाई, डिस्ट्रिक्ट फोरम बनाया, स्टेट कमीशन बनाया और नेशनल कमीशन बनाया। अब वो तीनों क्या है, उनके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर समझ में आ गया कि क्या लिया था लीगल प्रोटेक्शन, जिसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बनाया। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंज्यूमर राइट। कंज्यूमर के कौन कौन से राइट होते हैं और क्या क्या राइट होते हैं, जानते हैं कंज्यूमर के राइट के बारे में। सो स्टूडेंट, कंज्यूमर राइट्स, कौन कौन से कंज्यूमर, बेसिकली हमारे 6 कंज्यूमर राइट्स हैं। कौन कौन से राइट है, राइट नंबर 1 क्या कहता है, राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी क्या रिप्रेजेंट करता है कि सबसे पहले हमें एक बिजनेसमैन को, एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट वो अपनी कंपनी से कस्टमर्स को दे रहे हैं, अपने कंज्यूमर्स को दे रहे हैं, तो उससे उनकी सेफ्टी बहुत ध्यान से, यानी कि उनके साथ वो कोई ऐसा प्रोडक्ट उन्हें ना दे कि उनकी सेफ्टी के साथ कोई खिलवाड़ किया जा सके, उनकी सिक्योरिटी के साथ कोई खिलवाड़ हो सके, यानी कि जिससे कि कोई ऐसा प्रोडक्ट दिए जिसके अंदर बॉम्ब वो अपने घर ले जाके खोले और वो ब्लास्ट हो जाए, तो यानी कि उनमें बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है ना। तो कुछ ऐसा ना हो जिससे कि उनकी सेफ्टी पे कुछ हो, जैसे कि बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, अगर मेडिसिन कोई गलत कस्टमर या कोई कंज्यूमर उसको इनहेल कर लेगा तो उससे भी उसकी जान जाने का बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है, या और सी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती है, उससे एलर्जी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है XYZ। तो राइट टू सेफ्टी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, चाहे वो किसी भी तरीके का प्रोडक्ट हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई LPG गैस हो, कुछ भी प्रोडक्ट हो, मतलब कोई गैस हो, कोई पेट्रोलियम हो, या फिर कोई केमिकल हो, XYZ कोई भी प्रोडक्ट हो, हमेशा हमें अपने कंज्यूमर की सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि एक फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, एसिड भी अगर हम कभी लेके आते हैं, वैसे तो अब एसिड किसी को मिलता ही नहीं है, बट अगर कभी खरीदते हैं तो उसे भी इस तरीके से पैक करके दिया जाता है कि कंज्यूमर को उससे किसी भी तरीके की चोट ना लगे, उसको किसी भी तरीके की हानि ना हो, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन में क्या पता चलता है हमें कि जो भी प्रोडक्ट आप अपने कंज्यूमर को दे रहे हैं, चाहे वो एक चॉकलेट हो, चाहे एक छोटा बिस्किट हो, चाहे वो डिटर्जेंट हो, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उस प्रोडक्ट पे मेंशन होनी चाहिए। इसीलिए हम लेबलिंग का वर्क करते हैं, हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था। लेबलिंग का वर्क इसलिए किया जाता है कि पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कंज्यूमर के पास कि वो प्रोडक्ट वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, क्या क्या उसमें रेमेडी डाली गई है, कौन कौन सी चीज़ों को उसमें, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का उसमें यूज़ किया गया। जैसे कि आपने देखा होगा ना कि आप लोग वेजिटेरियन होता है तो ग्रीन सिंबल होता है और नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट होता है तो रेड सिंबल होता है। तो यही होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन की डिटेल में, कि जो भी प्रोडक्ट है उसकी आप पूरी इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर पे को देंगे। जो भी आप प्रोडक्ट, कभी भी किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट लाएं, ठीक है, एक छोटे से बिस्किट से लेके चॉकलेट से लेके बड़ी बड़ी किसी भी तरीके की चीज़ लेके आएंगे तो सब पे उसकी क्या होती है, डिटेल होती है। इसीलिए इसको कहा गया है राइट टू इन्फॉर्मेशन। कोई भी प्रोडक्ट बिना इन्फॉर्मेशन के होता नहीं है, क्योंकि चाहे आप एक क्या कहेंगे, एक गारमेंट भी खरीदने जाएंगे तो उसमें भी यह लिखा होगा कि किस तरीके का प्रोडक्ट है, किससे बना गया है, उसमें छोटा सा टैग होता है ना आप लोगों के, तो उसी को ही कहा गया राइट टू इन्फॉर्मेशन। फिर क्या होता है, राइट टू मेक चॉइस, यानी कि जब भी कंज्यूमर कुछ चीज़ लेने जाए
तो उसके पास बहुत सारी वेराइटीज ऑफ ऑप्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसने डिमांड कुछ किया और आप उसे पर्टिकुलरली किसी एक चीज को दिखा के भेज देते हैं कि लो भैया ये है, लेना है लो, नहीं लेना है नहीं, या उनको उसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए फोर्स करेंगे कि नहीं आप यही लो यही लो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी कंज्यूमर डिमांड कर रहा है उससे चॉइस से रिलेटेड जो जो चीज आपके पास अवेलेबल है आप उन्हें वो सब चीज उन्हें शो करेंगे, दिखाएंगे। अब कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है वो कौन सी चीज चूज करता है। ठीक है, फिर क्या है, राइट टू बी हर्ड एंड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, हर्ड और रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि कंज्यूमर राइट में हर्ड, कि जो भी कंज्यूमर कह रहा है उसको ध्यान से सुनना है, समझना है और उसको मौका भी देना है कि वो अपनी बात को रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, चाहे वो अपने उसमें हक की बात कर रहा हो, चाहे अपनी डिमांड बता रहा हो, या XYZ कंज्यूमर कुछ भी बता रहा हो, उसको हर्ड और उसको रिप्रेजेंट दोनों चीज का मौका देना है। उसको सुनना भी चाहिए और उसको दिखाने का भी मौका देना चाहिए। फिर क्या है, राइट टू सिक रिडर्सल। रिडर्सल का मतलब क्या होता है कि जैसे कि किसी भी, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी पर्टिकुलर कंज्यूमर, आप एक सेल्समैन है, आप एक सेल्समैन है इस तरीके से, ठीक है, और ये एक कंज्यूमर है, आपने इनको कोई चीज सेल करी, ठीक है, अब ये चीज निकली बेकार, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो इस कंज्यूमर के पास राइट टू सिक रिडर्सल होगा कि आप कोई अगेंस्ट ये एप्लीकेशन डालेगा, फिर आपको क्या करना होगा, उसको कंजम्पशन पे करना होगा, उसकी नुकसान की भरपाई आपको करनी होगी। इसी को कहा गया है सिक रिडर्सल। नुकसान की भरपाई करने को ही क्या कहते हैं, हम सिक रिडर्सल कहते हैं। ठीक है, फिर क्या है, कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर एजुकेशन का मतलब क्या है कि आप अपने कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट की सभी डिटेल दें। कंज्यूमर एजुकेशन बताता है, जागो ग्राहक जागो, आप लोगों ने सुना होगा ना, आजकल कुछ टाइम पहले ये एक टाइटल निकला था कि जागो ग्राहक जागो, निकाला था ना, क्या था, जागो ग्राहक बोल रही थी ना मैं, हाँ जागो ग्राहक जागो, ये जो निकला था ये क्या था, ये इसीलिए था जो बहुत ज्यादा चलाया गया था, ये टैगलाइन बहुत ज्यादा फेमस हुई थी, इसके एडवर्टाइजमेंट में भी आया था। जागो ग्राहक जागो क्या था, जागो ग्राहक जागो ये था कि जो भी चीज आप खरीद रहे हैं, एक छोटे से किसी पर्टिकुलर एक पेंसिल से लेके, एक पेन से लेके, आप चाहे BMW खरीद लें, चाहे आप कुछ भी खरीद लें, ठीक है, हर चीज के लिए आपको हर चीज की इंफॉर्मेशन होगी आपके पास, हर चीज की, आप हर चीज से, हर प्रोडक्ट से आप क्या रहेंगे, अवेयर रहेंगे। इसीलिए ये क्या चलाई गई थी, टैगलाइन चलाई गई थी, जागो ग्राहक जागो, की जो भी चीज आप ले रहे हैं उसके बारे में आपके पास फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जब तक आपके पास उसकी फुल इंफॉर्मेशन ना हो तब तक आप उसके बारे में उसको नहीं परचेज करेंगे। पहले उसकी पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे, देन ही आप उसको परचेज करेंगे। इसीलिए ये टैगलाइन चलाई गई थी, जागो ग्राहक जागो, कि अगर कंज्यूमर को उसके बारे में पूरी तरीके से नहीं पता है तो कौन बताएगा, सेल्समैन उसको अवेयर करेंगे उस प्रोडक्ट के बारे में। इसीलिए जागो ग्राहक जागो टैगलाइन में बहुत ज्यादा चलाई गई थी। तो ये थी हमारे 6 राइट ऑफ कंज्यूमर एक्ट। राइट टू सेफ्टी, यानी कि उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना। राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि उनको प्रोडक्ट के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन दिए है। राइट टू मेक चॉइस, कि कंज्यूमर को आप चॉइस देंगे कि आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको चीज चाहिए। राइट टू हर्ड, यानी कि उनकी बात सुननी है, रिप्रेजेंटेशन जो वो कहना चाहते हैं उनको रिप्रेजेंट करने देना है। राइट टू सिक रिडर्सल, कि आपने अगर आपके थ्रू उनसे उनका कुछ नुकसान हुआ है, ग्राहक का कोई नुकसान हुआ है, तो आपको उसका कंजम्पशन देना होगा, उसका भुगतान भी करना होगा। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कि आपको कंज्यूमर अवेयरनेस बढ़ानी होगी, कंज्यूमर को सभी चीजों के बारे में बताना होगा, हर एक प्रोडक्ट के बारे में। इसीलिए है ये जागो ग्राहक जागो टैगलाइन भी बहुत ज्यादा चलाई गई थी। ठीक है, ये था हमारे कंज्यूमर के राइट्स। अब हम बात करेंगे कंज्यूमर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, कि कौन कौन सी हमारे कंज्यूमर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स। अब आपने जो देखा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने कितने सारे रूल रेगुलेशन बनाए, ठीक है, आप लोगों का ध्यान रखते हुए। अब गवर्नमेंट ने कहा है कि जैसे ध्यान हम आप लोगों का रख रहे हैं, ऐसे ही ध्यान आप लोगों को भी कुछ कुछ चीज़ों को रखना है, अपनी हक का, अपनी जिम्मेदारी के बारे में आप लोगों को भी सोचना है। तो क्या कहा है गवर्नमेंट ने इस बारे में, गवर्नमेंट ने बताई है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर, कि कंज्यूमर की भी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है, बिजनेसमैन की होती है, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर्स की भी होती है। तो कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वैसे तो 10-12 रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट एटलीस्ट आप 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज लर्न कर लेंगे, आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इतना बहुत रहेगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर में क्या था, कंज्यूमर मस्ट बी एक्सरसाइज हिज राइट, यानी कि कंज्यूमर को अवॉइड नहीं करने चाहिए अपने राइट्स को। कंज्यूमर को क्या करना चाहिए, अपने राइट्स का यूज करना चाहिए, सही तरीके से, सही वे में यूज करना चाहिए। जैसे कभी कभी ऐसा होता है किसी कंज्यूमर के साथ कुछ गलत हुआ, ठीक है, उसने कुछ मांगा था, मिला उसे कुछ, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेता, उसे चलो हो गया तो हो गया, एट
छोड़ देते हैं, लेट इट बी, ऐसे करके जाने देते हैं, चलो जाने दो, जो हुआ सो हुआ। बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके पास राइट है कि अगर कोई इंसान आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, यानी कि अगर वो आपके साथ कर रहा है तो वो अपने आने वाले आगे के 4 कस्टमर्स के साथ भी ऐसे ही कर रहा होगा, यानी कि एक साथ वो 5-5 लोगों का बेवकूफ बना रहा है। तो आपको क्या करना है, जब आपके साथ कुछ गलत होता है तो आपको उसको बर्दाश्त नहीं करना है, सहना नहीं है, बल्कि अपने राइट्स का सही तरीके से यूज करना है। इसलिए कहा है कंज्यूमर मस्ट बी एक्सरसाइज हिज राइट, कि अपने राइट का सही यूज करना है। फिर क्या, कॉशंस ऑफ कंज्यूमर, की हमेशा कंज्यूमर को अलर्ट रहना है। जैसे कि पहले के टाइम क्या होता था, जब ऑनलाइन शॉपिंग आई थी तो क्या चलता था कि पहले सीओडी होता था हमेशा, कि कैश ऑन डिलीवरी होगी, पहले आपको कैश देना होगा तब आपको आपका पार्सल मिलेगा। तो तब कहीं ना कहीं कुछ लोगों को मन में क्या होता था, डर रहता था कि जो हमने जिसके लिए हम पैसे दे रहे हैं कहीं वही चीज तो है, कुछ और तो नहीं है। तो इसीलिए ऐसे ही सेम हमेशा हमें वरिड होना चाहिए अपने प्रोडक्ट के लिए कि जो हमने मांगा है वही तो है, कुछ गलत तो नहीं है। कॉशंस हमेशा बने रहना चाहिए कस्टमर के अंदर। फिर क्या है, कंज्यूमर मस्ट क्वालिटी कंसर्न, कि हमेशा कंज्यूमर को अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए चिंतित रहना चाहिए कि जो क्वालिटी उसे चाहिए, जिसके लिए उसकी रिक्वायरमेंट है, जिस लिए वो पे कर रहा है, वही क्वालिटी उसे मिलनी चाहिए, उससे बेकार क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। फिर क्या है, इंसिस्ट ऑन कैश मी मूव, कि जब भी कभी आप किसी भी शॉप पे जाते हैं कुछ भी बाय करने, कुछ भी परचेज करने, तो हमें आपको कस्टमर को, हमें बिजनेसमैन को या सेल्समैन को हमेशा इंसिस्ट करना है कि आप हमें पक्का बिल दीजिए। ये कहा गया है ना, जब जीएसटी आया था तो ये सबसे कहा जाता था, सबको समझाया भी जाता था कि हमें इंसिस्ट करना है बिजनेसमैन को या सेल्समैन को कि आप हमें कैश मेमो दीजिए, बिल दीजिए, यानी कि विदाउट बिल लिए आपको शॉपिंग नहीं करनी है। बिल रिसीव करना है जब भी आप शॉपिंग करने जाएंगे, कुछ भी चीज खरीदने जाएंगे तो बिल के बिना शॉपिंग नहीं करनी है। बिल होगा तभी आपकी शॉपिंग को वैल्यूबल माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। कोई गलत चीज होगी, बिल नहीं होगा तो कोई सुनवाई नहीं होगी। अगर बिल होगा तो आपकी बात को हर कोई ध्यान से सुनेगा और समझेगा और फिर आपके साथ जस्टिस भी कराएगा। सेकेंड थिंग इज अवेयरनेस, कि कंज्यूमर को अपने प्रोटेक्शन एक्ट्स और सभी रिसोर्सेज और अपने प्रोडक्ट के लिए अवेयरनेस होना चाहिए कि उसको कितना बिल पे करना है, कितनी जीएसटी देनी है, कितना क्या क्या चीजें अप्लाई हो रही हैं उसके पूरे प्रोसेस में। इन सभी चीज की अवेयरनेस एक कंज्यूमर को होनी ही चाहिए। इसीलिए ये 5 मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एक कंज्यूमर की। कौन कौन सी? कंज्यूमर मस्ट बी एक्सरसाइज हिज राइट, कि जो भी उसके राइट है उसको उसे प्रॉपरली यूज करना है। कॉशन ऑफ कंज्यूमर्स, की हमेशा उसे अपने कंजम्पशन के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए चिंतित रहना है। फिर क्या है, क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी के साथ नहीं करना है, क्वालिटी में हमेशा कंसर्न रहना है क्वालिटी को लेके। इंसिस्ट करना है सेल्समैन को कि आपको बिल ही दे और अपने प्रोडक्ट को लेके आपके अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए। तो ये थी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट साइंस की, और कौन कौन सी साइंस किस किस प्रोडक्ट पे लिए यूज किए जाते हैं जानते हैं। सो स्टूडेंट, ये है हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के मार्क इंडिकेटिंग क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, यानी कि गवर्नमेंट ने कुछ फिक्स्ड मार्क्स बनाए हुए हैं जिसके बिहाफ पे हमें क्या पता चलता है कि उस प्रोडक्ट की श्योरिटी पता चलती है। थोड़ा मेरा कैमरा हिल रहा होगा क्योंकि मैं शॉर्ट ले रही थी। सो अब शुरू करते हैं। क्या कहा गया कि ये कुछ फिक्स मार्क दिए गए हैं गवर्नमेंट ने कि अगर आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे ये मार्क मिलते हैं, दैट मीन्स वो प्रोडक्ट बिल्कुल प्योर है, उसकी क्वालिटी वही है जो आपने डिमांड की गई है। यानी कि उस ये मार्क श्योरिटी दिखलाते हैं उस प्रोडक्ट की कि ये प्रोडक्ट बिल्कुल वही है जिसकी आप एक्यूरेटली डिमांड कर रहे हैं। यानी कि ये सिंबल्स क्या बताते हैं, उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बताते हैं। द मार्क इंडिकेटिंग द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, तो क्या बताते हैं, ये क्वालिटी बताते हैं प्रोडक्ट की। ये है हमारा सबसे पुराना, सबसे पहला मार्क, जिसे कहते हैं ISI मार्क। आपने बहुत बार देखा होगा ये मार्क अधिकतर आपके स्टील के बर्तनों पे होता है, आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे होता है, ड्यूरेबल चलने वाले मार्क्स पे, जैसे स्टील, जैसे कि आपकी वो होती है ना, क्या बोलते हैं, जब आप घर बनाते हैं तो बहुत सारी सरिया कहते हैं जिसे हमारे यहाँ पे, और बाकी वो भी बोलते हैं, लोहे की रॉड्स वगैरह जो होती है उन पे ये ISI मार्क लगा होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम और ड्यूरेबल चलने वाले प्रोडक्ट पे होता है। इसे ISI मार्क कहते हैं। आप लोग अपने घर में प्रेशर कुकर तो सभी के घर में होगा, उसको टर्न करके देखना, उसके नीचे जो बेस होता है उसमें भी ये मार्क बना ही होता है। ठीक है, तो ये चीज बताता है, ये सिंबल बताता है उस प्रोडक्ट की ड्यूरेबल चलने वाली क्वालिटी को, और ये बताता है कि ये प्योर प्रोडक्ट है। तो
तो ये था हमारा ISI मार्क, ठीक है, जिसे ISI मार्क भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट वन है हमारा ये भारत सरकार द्वारा दिया गया हमारा IG मार्क। ये IG मार्क किस पे होता है? अधिकतर हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे होता है, जैसे हमारे फर्टिलाइजर्स हो गए, खाद्य पदार्थ हो गए, उन सब पे ये IG मार्क होता है। फिर है ये हमारा BIS मार्क। BIS मार्क जब चला था तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो गई थी, बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा था कि जब भी आप कोई गोल्ड ज्वेलरी लें तो उस पर BIS मार्क देख के ही लें। अगर गोल्ड ज्वेलरी होगी, प्योर गोल्ड होगा, तो उस पर BIS मार्क जरूर होगा, जो आपके हर गोल्ड ज्वेलरी के अंदर बेस की साइड, इंटरनल साइड आप चेक कर सकते हैं। अभी भी आपके घर में होंगे जितने भी गोल्ड के आइटम, कोई रिंग, कोई भी गोल्ड आइटम, कोई भी गोल्ड ज्वेलरी मतलब, तो उस पर BIS मार्क होता है, जो उसके पक्का गोल्ड होने की श्योरिटी दिलाता है कि आपका प्योर गोल्ड है, BIS मार्क, ठीक है। फिर ये सिंबल है हमारा वुल मार्क का। आपने जैसे वर्धमान जैसे बहुत सारे वुल के ब्रांडेड क्लॉथ्स आते हैं, या वुल जो प्योर वुल होता है उस पे ये मार्क बना होता है वुल का। जैसे पहले के टाइम में टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता था ना, वर्धमान ही लेना सर्दियों में वुलन का, तो वुलन आइटम से, वुलन प्रोडक्ट पे ये वुल मार्क का श्योरिटी मार्क होता ही होता है। फिर है ये मटके जैसे डिजाइन वाला मार्क, जिसको बोलते हैं इको मार्क, जो ये उस प्रोडक्ट के इको फ्रेंडली होने की क्या बताता है, गारंटी दिलाता है। जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है लोकल फॉर वोकल, तो जितने भी लोकल फॉर वोकल प्रोडक्ट होते हैं, या फिर जितने भी इको फ्रेंडली होम मेड प्रोडक्ट्स होते हैं, उन सब पे ये सिंबल होता है, जिसको इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मार्क भी कहा जाता है, इको मार्क भी कहा जाता है। तो ये थे हमारे क्या साइंस सिंबल्स थे ये हमारे, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने किसके बारे में, कि कुछ रेडिसल एजेंसीज हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आती हैं, तो कौन कौन सी हैं उनके बारे में जानते हैं। स्टूडेंट्स, ये है हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन का लास्ट टॉपिक, जिसमें हमें क्या बताया गया है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर गवर्नमेंट ने रेडिसल एजेंसीज बनाई हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत, जो 3 एजेंसीज है, जिसके बारे में मैंने अभी लास्टली भी बताया था। तो कौन कौन सी वो 3 एजेंसी है? डिस्ट्रिक्ट फोरम है, स्टेट कमीशन है, नेशनल कमीशन है। ये तीनों क्या करती हैं? अपना अपना रोल प्ले करती हैं। यहाँ पे इन तीनों एजेंसीज में प्रेसिडेंट होते हैं और उनके साथ 2 अदर मेंबर होते हैं, जो क्या करते हैं, किसी भी कस्टमर के साथ अगर कोई किसी भी तरीके का कोई चीटिंग, कोई फ्रॉड या कुछ भी हुआ होता है अनवांटेड, तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है। ये एजेंसीज क्या करती हैं? कंप्लेंट्स को रजिस्टर्ड करती हैं कंज्यूमर्स की, और उन पे वेरिफिकेशन करके देन उसके अगेंस्ट एक्शन लेती हैं, जो भी कोई क्या हुआ हो, कोई भी मिसबिहेव हुआ हो अगर किसी भी कंज्यूमर के साथ। तो आज की क्लास में इतना ही क्लास। आज हमारा ये चैप्टर 12 खत्म होता है, तो कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर क्लास, बाय बाय एंड हैप्पी एंडिंग फॉर BSTs। अगर आप लोगों को मेरी क्लास और मेरी प्लेलिस्ट पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कुछ नया मेरे से, तो कमेंट सेक्शन में करके मुझे बताना ना भूलें। ओके क्लास, टेक केयर, बाय बाय।